हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस का पार्ट 1 में अपलोड कर चुका हूं। पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस क्या है, उसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में। आज मैं डिस्कस करूंगा फोटोसिंथेसिस का पार्ट नंबर 2। और काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर फोटोसिंथेसिस के चैप्टर को कंप्लीट करा दीजिए। तो अब मैं सीक्वेंस वाइज फोटोसिंथेसिस पर वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में। तो क्वेश्चन ये आता है कि आखिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्या। स्टूडेंट्स, आप लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज कवर कर लीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइट एनर्जी को, यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसको कैप्चर करेंगे और उसे जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और इसमें देखिए सबसे पहले क्लोरोफिल मेंशन किया गया है, क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है ये प्राइमरी पिगमेंट होता है। अगर आपके आसपास जो पौधे आपको हरे दिखाई पड़ते हैं, जो पौधों की पत्तियां हैं आपको ग्रीन दिखाई पड़ती हैं, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है क्लोरोफिल, क्योंकि ये जो है प्लांट की लीफ में बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसी की वजह से पौधों की पत्तियां, उनका जो कलर है वो ग्रीन अपीयर होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन से ब्लू और रेड लाइट को स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ब्लू और रेड लाइट की जो वेवलेंथ रहती है इसको बहुत ही स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि ये दोनों वेवलेंथ की लाइट जो है फोटोसिंथेसिस रिक्वायरमेंट के लिए जो आवश्यक ऊर्जा रहती है, जो नेसेसरी एनर्जी रहती है, वो यही प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सिंपली कह सकता हूं कि ब्लू और रेड लाइट की वेवलेंथ की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इंक्रीज होता है, वो मैक्सिमम होता है, राइट। इसके बाद अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में आपको लिखना है कि क्लोरोफिल प्लांट में पाया जाने वाला एक हरा रंग है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। प्राय यह रंग निश्चित रूप के प्लास्टिड में पाया जाता है, जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोप्लास्टिड्स कहते हैं। प्राय बहुत से क्लोरोप्लास्ट पौधों की जो ग्रीन सेल्स होती हैं उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये जो स्टूडेंट्स आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, ये लीफ के अंदर स्पंजी टिश्यू और पेलिसेड टिश्यू को शो किया गया है, और उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट को शो किया गया है। अगर आप लोग लीफ का सेक्शन काट कर देखते हैं तो ऊपर की तरफ आपको इपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा दिखाई पड़ती है। इपी का मतलब होता है बाह्य, डर्मिस का मतलब त्वचा। और इस इपिडर्मिस के ऊपर एक थिक लेयर क्यूटिकल की होती है। इसके बाद अंदर की तरफ देखेंगे तो ये है पेलिसेड सेल्स, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई पड़ेगा। और ये है स्पंजी पैरेन्काइमा, जिसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट दिखाई पड़ रहे हैं। और इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं हमारे ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, राइट। और ये जो क्लोरोफिल रहते हैं या फिर ग्रीन पिगमेंट होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे नोट डाउन करेंगे, हमने देखा कि क्लोरोफिल जो कि ग्रीन लीफ के अंदर पाया जाने वाला एक पिगमेंट होता है, वास्तव में ये जो है फोटोसिंथेसिस क्रिया को परफॉर्म करते हैं। ये जो है प्रकाश की ऊर्जा को, यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें चेंज कर देते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट, पानी, प्रोटीन तथा अन्य लिक्विड पाए जाते हैं। और एक प्रारूपिक, एक सामान्य क्लोरोप्लास्ट मैच्योर अवस्था में कुछ गोलाकार तस्तरीनुमा लगभग 2 से 20 माइक्रोन तक के इसका डायमीटर होता है, तथा 2 से 3 माइक्रोन तक की इसमें मोटाई होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन द्वारा घिरा रहता है, तथा इसके अंदर डिस्क लाइक क्लोरोफिल युक्त यानी क्लोरोफिल कंटेनिंग ग्रेना एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। जैसे आपने कॉइन को देखा है, सिक्कों को अगर आप लोग एक के ऊपर एक रखेंगे, ये मैंने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के अंदर मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है। ग्रेना में जो है डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, तथा ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस का एक सेंटर रहते हैं, एक मेन सेंटर के तौर पर काम करते हैं। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, विलस्टेटर तथा स्टाल आदि के द्वारा यह निश्चित किया जा चुका है कि क्लोरोप्लास्ट में 4 तरह के डिफरेंट पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल। और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल ए रहता है, इसमें कार्बन की संख्या 55 है, हाइड्रोजन की संख्या 72 है,
ऑक्सीजन की संख्या 5 है, नाइट्रोजन की संख्या 4 है और सेंटर में एक एटम रहता है मैग्नीशियम। वहीं पर अगर आप लोग क्लोरोफिल बी की स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी इन दोनों की स्ट्रक्चर लगभग सिमिलर रहती है, लेकिन आप देखेंगे हाइड्रोजन की संख्या इसमें 70 है और ऑक्सीजन की संख्या 5 है और नाइट्रोजन इसमें 5 रहते हैं। वो कहां पर डिफरेंशिएशन आता है वो मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि वो जो आर ग्रुप रहता है थर्ड कार्बन पर, वो आर ग्रुप जो है क्लोरोफिल बी के अंदर CHO रहता है, जबकि क्लोरोफिल ए के अंदर CH3 ग्रुप रहता है। ठीक है, इतना डिफरेंस रहता है जो कि मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर दिखाऊंगा। यह है आपका कैरोटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसमें कार्बन की संख्या 40 है और हाइड्रोजन की संख्या 56 है। ये ज़ेंथोफिल है, ज़ेंथोफिल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कार्बन की संख्या 40 है, हाइड्रोजन की संख्या 56 है और ऑक्सीजन की संख्या इसमें 2 है। आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, एक सामान्य क्लोरोप्लास्ट में 2 भाग क्लोरोफिल ए, एक भाग का 2/3 भाग जो है क्लोरोफिल बी तथा एक भाग का 1/6 भाग जो है कैरोटीन का तथा एक भाग का 1/3 भाग ज़ेंथोफिल का होता है। विलस्टेटर तथा स्टाल ने क्लोरोफिल का फॉर्मूला निश्चित कर दिया है। क्लोरोफिल के एक मॉलिक्यूल में एक रिंग होती है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कि 4 पायरोल रिंग CH ब्रिज से जुड़े रहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा। चारों पायरोल जो है पोरफायरिंग रिंग बनाते हैं, जिसके सेंटर में मैग्नीशियम एटम रहता है जो कि सेंट्रल एटम का काम करता है और यह 4 नाइट्रोजन के एटम से भी जुड़ा रहता है। क्लोरोफिल ए व बी की स्ट्रक्चर लगभग समान होती है, सिमिलर रहती है। बस डिफरेंशिएशन ये है, अंतर ये है कि क्लोरोफिल बी में एक CH3 ग्रुप जो है CHO ग्रुप द्वारा स्थानांतरित हो जाती है, या मैं सिंपली कह सकता हूं कि CH3 की जगह CHO होता है क्लोरोफिल बी के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल का निर्माण जो सिंथेसिस है उसके विषय में ग्रेनिक 1954 तथा शीमन 1956 के मत अनुसार ग्लाइसिन एवं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अस्थायी अल्फा एमिनो बीटा कीटो एडिपिक एसिड बनाने के लिए कंडेंस हो जाते हैं। यह डीकार्बोक्सिलेशन पर अल्फा एमिनो लिवोलोनिक एसिड बनाता है तथा इसके 2 मॉलिक्यूल कंडेंस होकर के पोर्फोबिलोनेजीन बनाते हैं, जिसके 4 मॉलिक्यूल मिलकर के पोरफायरिन बनाते हैं, जो कि प्रोटोक्लोरोफिल हो जाता है। क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में यानी उसके निर्माण में कुछ तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रोजन आदि का उपस्थित होना आवश्यक है। क्लोरोफिल का बनना कुछ जेनेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं कैरोटीनॉइड के बारे में। ये पौधे विस्तृत रूप से विपरीत होते हैं तथा क्लोरोफिल की भांति क्रोमोप्लास्ट में स्थित रहते हैं। कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत नारंगी कैरोटीन्स तथा पीले ज़ेंथोफिल्स आते हैं। कैरोटीन्स में कार्बन व हाइड्रोजन तथा ज़ेंथोफिल में ऑक्सीजन भी होती है। कैरोटीन्स के लिए C40H56 सामान्य सूत्र है। कैरोटीन्स का मुख्य कार्य होता है फोटोडायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन की रक्षा करना तथा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को ट्रांसफर करना या स्थानांतरित करना। कैरोटीनॉइड के बारे में नोट डाउन करने के बाद स्टूडेंट्स अब आप लोग हेडिंग डालीजिए फाइकोबिलिन्स। इसके बारे में लिखना है कि ये जो है टेट्रा पायरोल्स हैं, जिसमें कि 4 जॉइंट पायरोल रिंग एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट में इंटीमेटली एसोसिएटेड रहते हैं। फाइकोबिलिन्स के अंतर्गत लाल रंग के फाइक्रोएरिथ्रीन तथा नीले रंग के फाइकोक्राइसिन आते हैं। ये गर्म पानी में घुलनशील होते हैं, सोल्यूबल होते हैं और फाइकोबिलिन्स का कार्य जो है लाइट एनर्जी को शोषित करना तथा क्लोरोफिल को स्थानांतरित करना होता है। हम बात करते हैं स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्लोरोफिल ए और बी की, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। इनके स्ट्रक्चर में आप लोग मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है। ये क्लोरोफिल ए और बी के जो केमिकल फॉर्मूला है उसके अंदर हमने देखा कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इसमें आप लोगों को 4 पायरोल रिंग दिखाई पड़ती हैं। ये जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो होता है वो सेंटर में रहता है और मैग्नीशियम जो है 4 नाइट्रोजन एटम से इस प्रकार से जुड़ा रहता है और इसमें इस तरह से 4 पायरोल जो है रिंग प्रेजेंट रहती है। इसमें जो आपको ऊपर वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो है हाइड्रोफिलिक रहता है, यानी कि वाटर से अट्रैक्शन शो करता है, लेकिन नीचे वाला जो पार्ट है जिसे आप फाइटोल टेल के रूप में कंसीडर करके चलते हो, ये जो है हाइड्रोफोबिक होता है, यानी ये वाटर से रिपेल करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपसे कहा कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में डिफरेंस क्या होता है। तो इस कार्बन पर जो आर ग्रुप रहता है वो क्लोरोफिल ए में CH3 प्रेजेंट रहता है और क्लोरोफिल बी में CHO ग्रुप प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये कब रहेगा, जब क्लोरोफिल बी रहेगा तो वहां पर आप CHO ग्रुप रिप्रेजेंट करेंगे इस आर ग्रुप की जगह। ठीक है, सेंट्रल एटम यहां पर मैग्नीशियम रहता है और ये जो डॉट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ आपको यहां पर बॉन्ड की तरह शो किया गया है, कुछ यहां पर डॉटेड शो किए गए हैं। ये जो डॉट लाइन शो कर रही है एक अट्रैक्शन को शो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग हेडिंग डालीजिए क्लोरोप्लास्ट। इसमें आपको लिखना है कि क्लोरोप्लास्ट वे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें कि प्रकाश संश्लेषण के पिगमेंट्स यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट में लगभग 40 से 50% तक के फॉस्फोलिपिड तथा आरएनए लगभग 5%, क्लोरोफिल ए बी लगभग 10% और कैरोटीनॉइड जो है 1 से 2% तक पाए जाते हैं।
स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे स्टूडेंट्स तो क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल लेयर स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रोमा पार्ट रहता है जिसमें कि छोटे छोटे कण रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं। इस स्ट्रोमा भाग में बहुत से द्विझिल्ली युक्त लेमिली प्रेजेंट रहते हैं। फाइनली क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से भी समझाया गया है, जिसमें आप देखेंगे इसकी लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है और ये ग्रेना वाला पार्ट है। बस आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन पता होने चाहिए कि कौन सा पार्ट स्ट्रोमा है और कौन सा पार्ट जो है वो ग्रेना वाला पार्ट है। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा और भी नोट डाउन करेंगे। फ्रे वेस्लिंग 1953, वॉल्केन 1953, इसके अलावा हॉग ईट ऑल 1955 तथा केल्विन 1953 ने क्लोरोप्लास्ट का मॉलिक्यूलर मॉडल दिया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि लैमिला का इंटरग्रेनम भाग अल्टरनेटिव लेयर ऑफ एक्वस प्रोटीन की लिपिड की बनी रहती है। काफी एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप यह सिद्ध हो चुका है कि क्लोरोफिल लिपिड एवं प्रोटीन के मध्य इंटरफेजेस पर मोनोमोलिकुलर लेयर पर व्यवस्थित रहता है। अधिकांश टेस्ट के आधार पर क्लोरोफिल का हाइड्रोफिलिक जो पोरफायरिन हेड रहता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था, जलीय प्रोटीन में तथा इसकी लिपोफिलिक फाइटोल टेल जो होती है वो लिपिड लेयर में एक्सटेंड करती है। राइट, तो बाकी स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा बस डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम की मदद से चीजों को समझाया गया है। द क्लोरोप्लास्ट एज सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि जब आप क्लोरोप्लास्ट को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो आपको इस तरह की स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ती है, जिसमें ग्रेनम आपको इस तरह से बंडल्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जैसे आप सिक्कों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते हैं, इस तरह से दिखाई पड़ती है। ये आपको डबल मेम्ब्रेन दिखाई पड़ेगी, ये इसमें ग्रेनम लेमिली आपको दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, ये इस वाला स्ट्रोमा वाला पार्ट रहता है और ये ग्रेनम वाला पार्ट है। बिल्कुल सिंपल तरीके से यहां पर स्ट्रक्चर को समझाया गया है। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के पार्ट नंबर 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को अच्छी तरह से समझेंगे। देन उसके बाद और भी जितने भी बचे हुए लेक्चर्स हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। पहले फोटोसिंथेसिस के जितने भी बेसिक पॉइंट हैं उनको हमें समझना जरूरी है, ताकि हमें अच्छे से बाकी की जो चीजें हैं, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, वो समझ में आए। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।